Hello students, in this video we'll discuss chapter number 11, the First World War 1914 to 1918. बेटा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ल्ड वॉर वन को या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को। दोनों ही नाम जो हैं वो एक ही वॉर के हैं, वर्ल्ड वॉर वन भी कह सकते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी कह सकते हैं। ये एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट था। ऑल इन ऑल पूरी दुनिया ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस वॉर में इन्वॉल्व थी। दो जो मेन ग्रुप थे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को लड़ रहे थे वो थे अलाइज और दूसरे थे सेंट्रल पावर। सेंट्रल पावर में आता था ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, जर्मन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर। वहीं पर अलाइज में थे ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, ठीक है, और भी बहुत सारी कंट्रीज थी जिनको हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे। भाई इस वॉर को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों कहते हैं पहले तो हम ये पढ़ेंगे। ये वॉर कब चालू हुआ? 1914 में चालू हुआ, ठीक है। ये जितने भी प्रीवियस वॉर्स थे उनसे बहुत अलग था और बहुत सारे तरीकों में अलग था, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों कहते हैं? तो इसलिए कहते हैं क्योंकि भाई ये जो वॉर है ये पुराने सारे वॉर से बिल्कुल अलग था, ठीक है। ये कब स्टार्ट हुआ? 1914 में स्टार्ट हुआ। अब भाई कैसे कैसे अलग था? तो सबसे पहले ऐसे अलग था कि ये जो वॉर था ये जमीन पे, हवा में और पानी में तीनों ही जगह लड़ा गया, ठीक है। फर्स्टली द वॉर वाज फॉट ऑन लैंड, एयर एंड ऑन द सी, ठीक है। मतलब हम जमीन से भी हमला कर रहे थे, हमारे फाइटर जेट्स भी लड़ रहे थे और शिप्स भी लड़ रही थी, मराइन्स भी लड़ रही थी, ठीक है। इस वॉर में डिस्ट्रक्शन की ऑल इन ऑल जितनी मेथड यूज हो सकती थी बर्बादी की वो सारी मेथड यूज हुई। टैंक का भी यूज हुआ, सबमराइन्स का यूज हुआ, गन फायर का यूज हुआ, बम्बार्डमेंट्स हुए। तो पहला रीजन समझ में आया। आज के पहले किसी भी वॉर में ऐसा नहीं हुआ था, जब तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ था तब तक, कि भाई पानी में भी लड़ रहे हैं, हवा में भी लड़ रहे हैं और जमीन पे भी लड़ रहे हैं। टैंक का यूज भी हो रहा है, सबमराइन का यूज हो रहा है, गन फायर का यूज हो रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। सेकेंड रीजन इस वर्ल्ड वॉर वन क्यों कहते हैं, क्यों इसका नाम वर्ल्ड वॉर वन या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, क्योंकि पहले ये स्टार्ट हुआ यूरोप में और धीरे धीरे करके यूरोप से एशिया और अफ्रीका में भी फैल गया, ठीक है। The war began in Europe, but very soon it spread to continent of Asia and Africa. थर्ड रीजन क्या है भाई? अच्छा पहले बताओ, सेकंड समझ में आया कि ये स्टार्ट हुआ यूरोप की दो कंट्रीज के बीच में, पर बाद में एशिया में भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इन्फ्लुएंस हुआ, अफ्रीका में भी हुआ, अफ्रीका की कंट्रीज भी इन्वॉल्व हुई वर्ल्ड वॉर वन में, हमारा इंडिया भी इन्वॉल्व हुआ एशिया से वर्ल्ड वॉर वन में, एंड मेनी मोर। सारे लोग ही आपस में लड़ने लग गए, ठीक है। तीसरा, द वॉर अकाउंटेड फॉर हेवीएस्ट एवर लॉस ऑफ ह्यूमन लाइव्स। जब तक वर्ल्ड वॉर वन नहीं हुआ था ना, इसके पहले इतना ज़्यादा ह्यूमन लॉस कभी नहीं हुआ था जितना किसमें हुआ, वर्ल्ड वॉर वन में हुआ। इसके जो परिणाम थे बहुत ही ज़्यादा खराब थे। इट्स डेडली कॉन्सिक्वेंसेज वर फेल्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। वॉर खत्म हो गया पर जो आफ्टर मैथ था उसको पूरी दुनिया ने झेला बेटा। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम, दुष्परिणाम, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, इतना डिस्ट्रक्शन हुआ तो सभी लोग सफर कर रहे होंगे, है ना। जो कंट्री डायरेक्टली इन्वॉल्व हुई वो भी, जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हुई वो भी। दिस आर द रीजन, यही सारे रीजन है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्लियर है? अब हमें डिस्कस करना है मेन कॉजेस। किसके मेन कॉजेस? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, ठीक है। कि भाई वो क्या कारण थे जिसकी वजह से पूरी दुनिया लड़ने लगी, इतना विनाश हुआ, इतना डिस्ट्रक्शन हुआ, इतने सारी ह्यूमन की लाइफ चली गई। तो भाई क्या रीजंस थे? एक कोई रीजन नहीं था, एक कोई कारण नहीं था, इन नंबर ऑफ रीजंस वर देयर, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जो ग्रेट वॉर था 1914 का, उसके लिए कोई सिंगल कॉज रिस्पॉन्सिबल नहीं था, बट इट वॉज द एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सप्लोजिव मटेरियल फॉर मेनी ईयर्स। धीरे धीरे करके बहुत सारे ऐसे रीजंस बनते जा रहे थे जिनका किसी ऐसी एक्टिविटी में कन्वर्ट होना बिल्कुल लग ही रहा था कि होगा भाई। धीरे 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 जो बहुत सारे कॉजेज इकट्ठे हो जा रहे थे, लग ही रहा था कि किसी दिन ब्लास्ट होगा, किसी दिन तो कुछ होगा, और वो हो गया।
अब जो पहला कारण था वो था इंटेंस नेशनलिज्म। एक इम्पॉर्टेंट कॉज था बेटा ये वर्ल्ड वॉर वन का, कि हर कंट्री के अंदर नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी, राष्ट्रवाद की जो फीलिंग थी, वो एक चरम पे पहुंच गई थी, इंटेंस थी। ठीक है, कॉम्पिटेटिव पेट्रियोटिज्म आ गया था। मैं मेरी कंट्री को इतना प्यार कर सकता हूँ, मैं मेरी कंट्री के लिए ये कर सकता हूँ, मैं भी मेरी कंट्री से प्यार करता हूँ, मैं मेरी कंट्री के लिए ये कर सकता हूँ। इट मीन्स एवरीबडी वॉज रेडी टू गो विथ अ वॉर फॉर हिज कंट्री। किसी को एरिया बढ़ाना है तो वो वॉर कर रहा है, किसी को अपने आप को सुपर पावर दिखाना है तो वो वॉर कर रहे हैं। मतलब हर कंट्री अपनी कंट्री को बहुत अच्छा दिखाने के लिए रेडी थी, चाहे भले ही उसके लिए उसे वॉर क्यों ना करना पड़े। जर्मनी हैड केसर विलियम टू एज हर न्यू एम्परर। जर्मनी को न्यू एम्पर मिले, न्यू एम्परर बने, मिले, नए राजा मिले। किसके फॉर्म में बेटा? केसर विलियम टू के फॉर्म में। ठीक है, जर्मनी के नए सम्राट बनेंगे कौन? केसर विलियम टू। ठीक है, जर्मनी के नए राजा बन गए। He went about proclaiming that Germany was going to be the leader of the world। और उनका मानना यह था कि आने वाले भविष्य में जर्मनी ही लीडर बनेगी पूरी दुनिया का। ठीक है, उन्होंने घोषणा कर दी थी कि मैं जर्मनी में इतने सारे काम करूंगा, इतना कुछ इम्प्रूव कर दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, कि जर्मनी वर्ल्ड लीडर बन जाएगी। केसर विलियम टू का सपना था कि वो जर्मन एम्पायर को एक वास्ट एम्पायर बना दे, इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन वो जर्मनी को दिला दे कि इंटरनेशनली लोग जर्मनी को जानने लगे, समझने लगे, नहीं यार जर्मनी में कुछ तो बात है, कुछ तो है जर्मनी में। ऐसा सपना था केसर विलियम टू का। ठीक है, कि भाई अब आने वाले भविष्य में लोग जर्मनी को ऐसे जाने कि किसी और कंट्री को जाने ही ना। ऐसा सपना देखा केसर विलियम टू ने। फ्रांस एंड जर्मनी वर ओल्ड राइवल्स। बेटा फ्रांस और जर्मनी तो हमेशा से ही राइवल रहे। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है कि ये दोनों ही राइवल थे। ऐसे जब हम इंग्लैंड फ्रांस को पढ़ेंगे, भले ही वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर टू में साथ मिलकर लड़े हों, पर हमेशा पूरी दुनिया में ये भी दुश्मन रहे हैं। कौन? फ्रांस और इंग्लैंड। ऐसे ही दुश्मनी किसके बीच में भी रही? फ्रांस एंड जर्मनी के बीच में रही। ठीक है, आफ्टर डिफीटिंग फ्रांस इन फ्रैंको प्रूशियन वॉर। बेटा जब जर्मन यूनिफिकेशन नहीं हुआ था, देखो जर्मनी डिवाइडेड था, प्रूशिया ने यूनिफिकेशन की प्रोसेस को इनिशिएट किया और जर्मनी को यूनिफाई करा दिया। ठीक है, बहुत सारे किंगडम छोटे 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 थे, उनको यूनिफाई करा के नाम दे दिया भैया कि यहाँ पर जर्मन स्पीकर रहते हैं, जर्मनी है। तो जब ये जर्मन यूनिफिकेशन करा रहे थे तो एक बड़ा सा पार्ट किसके पास भी था? फ्रांस के पास भी था। तो फ्रांस से भी इन्होंने लड़ाई की। ठीक है, अब जब फ्रांस से इन्होंने लड़ाई की तो क्या हुए? फ्रैंको प्रूशियन वॉर, और उसमें जीत किसकी होती है? फ्रांस की नहीं होती है, जर्मनी की होती है। तब से ही फ्रांस बदला लेने का सोच रहा होता है कि यार किसी ना किसी दिन तो मैं जर्मनी को निश्चित ही हराऊंगा। और ये फ्रैंको प्रूशियन वॉर कब हो रहे होते हैं? 1870 से लेकर के 1871 तक। और 1871 में ही बेटा जर्मन यूनिफिकेशन की प्रोसेस जो होती है वो कंप्लीट होती है और फ्रांस को हारना पड़ता है, जिसका दुख उसे अब रहेगा और वो जर्मनी से बदला लेने का सोचेगा। बेटा तो जिस जर्मनी को आप जानते हो एज अ नेशन, वो 1871 में बना है। इसके पहले प्रूशिया था, 33 कन्फेडरेशन थे जहां पर जर्मनी स्पीकर्स रहते थे, पर जर्मनी एज अ नेशन स्टेट नहीं था। वो प्रूशियन एम्परर ने बनवाया जिनका नाम था केसर विलियम वन, और केसर विलियम वन के बाद आएंगे अब केसर विलियम टू। ठीक है ना, जो वर्ल्ड वॉर वन के टाइम में जर्मनी को रूल कर रहे होंगे। जर्मनी जर्मन्स के लिए एक नेशन बनाने का काम किसने किया था? केसर विलियम वन ने। ठीक है, वो हिस्ट्री है, छोड़ो, अभी तो जहां पर हम पढ़ रहे हैं वहां पर रहो आप। बेटा शुरुआत में जर्मनी ने क्या किया? सीज कर लिया कौन से दो प्रोविंसेस को? नहीं, किस प्रोविंस को? एल्सेस एंड द मोस्ट पार्ट ऑफ लॉरेन। ठीक है, जर्मनी ने किस किस को अपने कंट्रोल में किया, किस किस से पावर सीज कर ली? एल्सेस और बहुत सारे पार्ट किसका भी अपने हाथों में ले लिया? लॉरेन का भी। क्लियर है? तो जर्मनी ने लॉरेन और एल्सेस, ये दो प्रोविंस थे, इनको सीज किया, इनका कंट्रोल अपने पास ले लिया। द फ्रेंच ड्रीम्ड ऑफ रिवेंज। और अब फ्रेंच सोच रहे हैं, सपना देख रहे हैं
कि भाई हमें बदला तो लेना है। किससे बदला लेना है? जर्मनी से। तो बेटा जब फ्रैंको प्रूशियन वॉर चल रहे थे, तो जरा ध्यान से देखना, अगर हम ये बोले कि ये फ्रांस का मैप है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा जर्मनी, यहाँ पर लक्समबर्ग मिलेगा, और यहाँ पर मिलेंगे ये लोग, कौन? लॉरेन एंड एल्सिस। ठीक है, एल्सिस लॉरेन वाला जो पार्ट है, इसके ऊपर कंट्रोल किया किसने? जर्मनी ने। ठीक है, कब किया बेटा? फ्रैंको प्रूशियन वॉर के टाइम पे। क्लियर है? कौन से दो प्रोविंसेस? एल्सिस, और जो लॉरेन था इसका पूरा पार्ट, पूरा नहीं लिया था कंट्रोल, पार्ट्स ऑफ लॉरेन लिए थे, थोड़े से पार्ट लिए थे लॉरेन के, जो यहाँ पर सिचुएटेड थे। यहाँ पर जर्मनी है, यहाँ पर फ्रांस है, यहाँ पर आपको स्विट्जरलैंड मिलेगा, ये स्विट्जरलैंड है, और यहाँ पर नीचे मिलेगा आपको इटली। ठीक है, तो जर्मनी ने फ्रांस के दो प्रोविंसेस, एक को पूरा ले लिया एल्सिस, और दूसरे के थोड़े पार्ट ले लिए जिसका नाम था लॉरेन। अब फ्रांस के लोग सपना देख रहे हैं या सोच रहे हैं कि भाई हमें अब बदला लेना है, क्योंकि इसने हमारी टेरिटरी को अक्वायर किया है। अब बेटा इटली को क्या क्या वापस चाहिए था? इटली को वापस चाहिए था ट्रेंटिनो एंड पोर्ट ऑफ ट्रिस्टे। ये दोनों चीज़ें चाहिए थी, कि इसको वापस, इटली को वापस चाहिए थी। ठीक है, जिसके जो इनहेबिटेंट थे वो इटालियन स्पीकर थे, पर ये किसके कंट्रोल में था? ऑस्ट्रिया हंगेरी एम्पायर के पास था। ठीक है, कुछ पार्ट फ्रांस को वापस चाहिए जर्मनी से। ठीक है, कुछ पार्ट इटली को वापस चाहिए, किससे? ऑस्ट्रिया हंगरी से। क्या क्या वापस चाहिए? ट्रेंटिनो एंड पोर्ट ऑफ ट्रिस्टे। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि भाई ये ट्रेंटिनो कहाँ पर है, तो देखो, जब आप इटली का मैप देखोगे, ये इस तरीके का मैप दिखेगा वर्ल्ड मैप में आपको इटली का, तो यहाँ पर मिलेगा आपको ट्रेंटिनो। ठीक है, ये वापस चाहिए ऑस्ट्रिया हंगरी से, किसको चाहिए है? इटली को चाहिए है। अब क्या किया जाए भाई? तो कुछ तो ये लोग करेंगे। अभी दो डिससेटिस्फाइड पार्टी आपने देख ली, एक फ्रांस देख लिया और दूसरा देख लिया इटली। अब तीसरा, देन देयर वॉज अनसेटिस्फाइड नेशनल स्पिरिट ऑफ बाल्कन स्टेट्स। बाल्कन स्टेट्स भी बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड थे, वहाँ पर भी नेशनलिज्म की फीलिंग आ रही थी। क्यों आ रही थी भैया नेशनलिज्म की फीलिंग? क्योंकि वो क्रिश्चियन कंट्रीज थे, उनके ऊपर कंट्रोल था ऑटोमन एम्पायर का, जो इस्लाम को मानने वाले थे। जब पूरे यूरोप में रोमांटिक नेशनलिज्म, लिबरल नेशनलिज्म आया, तो इनको लगा कि भाई हम भी क्यों किसी के कंट्रोल में रहें, हमें भी आज़ादी मिल जाए। ठीक है, तो अब ये लोग आज़ाद होंगे। अब हम बाल्कन स्टेट्स की बात करें, तो जरा नाम ध्यान से सुनना, कौन कौन से बाल्कन स्टेट्स हैं। बहुत सारे हैं, यहाँ पर तो बहुत कम नाम आपको दिए हैं। सर्बिया एंड बल्गेरिया, ऑफ पोलैंड एंड ऑफ द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। देखो बेटा, कौन कौन अनसेटिस्फाइड है? तो सर्बिया अनसेटिस्फाइड है, बल्गेरिया है, पोलैंड है, और ऑस्ट्रो हंगरी के लोग हैं। पोलैंड के लोग परेशान है, रशिया ने उनके ऊपर कंट्रोल कर रखा है। ऑस्ट्रो हंगरी भी अपने आप में परेशान है, क्योंकि यहाँ पर भी जिस तरीके से नेशन स्टेट बना था वो बहुत ही अलग तरीका था, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकर्स थे, जिनकी एथनिसिटी बहुत ज़्यादा अलग अलग थी, पर सबको इकट्ठा करके रख दिया था। तो मतलब लोग ऑस्ट्रिया हंगरी के भी परेशान हैं, लोग पोलैंड के भी परेशान हैं, सर्बिया बल्गेरिया भी परेशान हैं। तो इनका जो अनसेटिस्फाइड नेशनल स्पिरिट है, ये भी कहीं ना कहीं कॉमन कॉज बनेगा वर्ल्ड वॉर वन का। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वर फेनिंग हैट्रेड एंड पैशन अंडर द कवर ऑफ नेशनलिज्म। अब बेटा पॉलिटिकल लीडर्स ही होते हैं, इन्हें बड़ा मजा आता है जब दो ग्रुप आपस में लड़ते हैं। तो ये जो राजनीतिक नेता थे, वो राष्ट्रवाद की आड़ में, नेशनलिज्म के कवर में हेट्रेड को, पैशन को बढ़ावा दे रहे थे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि कैसे होते हैं पॉलिटिकल लीडर्स? अब देखो, जैसे पोलैंड में जो भी रूल कर रहा होगा, ऑस्ट्रो हंगेरी में जो भी रूल कर रहा होगा, बल्गेरिया, सर्बिया में, ये लोग क्या कर रहे हैं? अब बेटा नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, जुनून को बढ़ावा दे रहे हैं। किसके कवर में? नेशनलिज्म के कवर में, नेशनलिज्म की आड़ में। अब ये जो वर्ड है ना फैनिंग, इसका मीनिंग क्या होता है बेटा? हवा देना। ठीक है, कोई छोटी भी बात हो उसको इतना बड़ा कर देना, है ना? तो ये काम कर रहे थे पॉलिटिकल लीडर्स। तो ये सब किसके अंदर लिखेंगे आप? किस मेजर कॉज के अंदर लिखेंगे? इंटेंस नेशनलिज्म। पोलैंड का इंटेंस नेशनलिज्म रशिया से अलग होना चाहता था, रशिया के लोगों से बदला लेना चाहता था।
ठीक है। फिर अगर हम सर्बिया की बात करें, बल्गेरिया की बात करें, तो ये ऑटोमन एम्पायर से अलग होना चाहते थे। इटली को ऑस्ट्रिया हंगरी से अपने पार्ट वापस चाहिए थे। फ्रांस को जर्मनी से अपने पार्ट वापस लेने थे। तो ऑल इन ऑल यहाँ पर बहुत ही केओटिक सिचुएशन थी बिकॉज ऑफ इंटेंस नेशनलिज्म। सेकेंड कॉज पढ़ेंगे अब हम बेटा, एन आर्मामेंट रेस। ठीक है बेटा, आर्मामेंट किसको बोलते हैं हम लोग? जितना भी मटेरियल हमें वॉर में काम आता है, हथियार, वो टैंक्स, गन्स, वो सब क्या होते हैं? आर्मामेंट। ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आया यूरोप में कि इन चीज़ों को लेकर के सारी यूरोप की कंट्रियां आपस में रेस लगाने लगी। मेरे पास इतने फाइटर जेट है, मेरे पास इतने बॉम्ब है, मेरे पास इतने वेपन्स है, मेरे पास इतने टैंक्स हैं। आर्मामेंट का मतलब समझ में आया? युद्ध में काम आने वाले सारे शस्त्र क्या कहलाएंगे? आर्मामेंट। तो आर्मामेंट की रेस लग गई। इट वॉज दिस इंटेंस नेशनलिज्म, इस इंटेंस नेशनलिज्म की वजह से ही यूरोप असेंबली बन गया, शिविर बन गया। किसका? आर्म्ड कैंप्स का। ठीक है। ये प्रखर राष्ट्रवाद ही था जिसकी वजह से यूरोप एक असेंबली बन गया, और एक ऐसी असेंबली बना जहां पर हर व्यक्ति बिल्कुल रेडी है अपने आर्म्स के साथ, उनको प्रदर्शन के लिए, उनको बताने के लिए दुनिया को कि भाई देखो मेरे पास ये है, मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, वो करूंगा तो ये हो जाएगा। मतलब मेरी कंट्री इतनी पावरफुल है कि आप तो मेरे सामने टिक ही नहीं पाओगे। बेटा आर्म्स का मतलब आपको पता है? हथियार, शस्त्र। ठीक है। आर्म्ड कैंप्स का मतलब फिर क्या होगा? सशस्त्र शिविर, मतलब वो शिविर जहां पर सारे आर्म्स रखे हुए हैं। हर कंट्री बिल्कुल बेकरार है अपनी शक्ति दूसरे को दिखाने के लिए। ईच कंट्री वेंट ऑन प्रिपेयरिंग फॉर वॉर, हर कंट्री वॉर के लिए प्रिपेयर है। अच्छा ये एरिया मेरा था, इसने ले लिया, चलो लड़के वापस ले ले। ये एरिया मेरा था, इसने ले लिया, चलो लड़के वापस ले लेते हैं। ठीक है। ईच कंट्री वेंट ऑन प्रिपेयरिंग फॉर द वॉर एंड आर्मिंग इटसेल्फ टू द टीथ। हर कंट्री कोशिश में लगी है बेटा, हर देश, प्रत्येक कंट्री, ईच कंट्री युद्ध की तैयारियों में लगी थी और अपने हथियारों को इतना पावरफुल बनाने की कोशिश में लगी थी डे बाय डे कि भाई इससे अच्छा तो कुछ हो ही ना। मतलब जो वेपन्स मेरे पास हो उसका कोई कंपटीशन ही ना हो। जर्मनी बिगेन टू बिल्ड अ पावरफुल नेवी, जर्मनी ने स्टार्ट कर दिया कि भाई वो भी एक पावरफुल नेवी बनाएगी। इंग्लैंड रिक्वेस्टेड जर्मनी नॉट टू मेक सच नेवल प्रिपरेशन, इंग्लैंड ने कहा भी जर्मनी से कि भाई ये नेवल प्रिपरेशन आप क्यों कर रहे हो, मत करो, जरूरत नहीं है इसकी। पर जर्मनी कहाँ सुनने वाला था। केसर विलियम टू की बात याद होगी आपको, उसे तो जर्मनी को क्या बनाना था? नोन वर्ल्ड में रिकॉग्निशन दिलवाना था, इसलिए उसने पावरफुल नेवी बनानी चालू कर दी। ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ही इस बात से बहुत चिंतित थे कि भाई ये जर्मनी जो है ये क्यों इतना अपने आप को बढ़ा रहा है, क्यों अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को इतना ज़्यादा बढ़ा रहा है, कोई ज़रूरत तो है नहीं इसकी अभी, पर फिर भी हो ही रहा था और जर्मनी किसी की बातें सुनने को रेडी नहीं था। देयर वॉज एन आर्म्स रेस एंड पिक्यूलर फीचर ऑफ सच रेस इज दैट, देखो सबसे अच्छी बात तो ये याद रखो कि यहाँ पर अब आर्म्स रेस स्टार्ट हो गई। इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है या और भी कोई कंट्री है, ये तीनों एक दूसरे पे पक्की नजर बैठाए। अच्छा इसने ये वेपन्स बना लिया, चलो चलो मुझे भी ऐसा ही कुछ बनाना है। इंग्लैंड को देख के फ्रांस बना रहा है, फ्रांस को देख के जर्मनी बना रहा है, जर्मनी को देख के और कोई तीसरा व्यक्ति बना रहा है। मतलब आर्म्स रेस लगी हुई है यहाँ पर। और बेसिक फीचर है इस रेस का कि हर कंट्री इंक्रीज करेगी अपने आर्मामेंट्स को, किसके कंपैरिजन में? दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में। ठीक है। वन कंट्री इंक्रीजेज इट्स आर्मामेंट, अगर एक कंट्री अपने आर्मामेंट को इंक्रीज करेगी, अदर कंट्री आर कंपेल्ड टू डू द सेम, और दूसरी को वैसा ही करना है। इसी को कहा गया कि आर्म्स रेस लगी हुई है। तुमने ये बना लिया, अच्छा ये फाइटर जेट है, 200 मीटर तक हमला करेगा, 200 किलोमीटर तक हमला करेगा, मैं 300 किलोमीटर का बनाऊंगा। इस तरीके से सोचने लगे। फॉर एवरी बैटल शिप बिल्ट बाय जर्मनी, देखो हर बैटल शिप, वो शिप जो बैटल के काम में आने वाली है, हर बैटल शिप अगर जर्मनी बना था तो उसके कंपैरिजन में 2 वैसी ही शिप कौन बना लेता? इंग्लैंड। समझ रहे हो? इसी को कहते हैं आर्म्स रेस। तुमने ये बना लिया, मैंने वो बना लिया, तुम्हारा इसमें कम था, मेरा उसमें भी ज्यादा है। मतलब क्वालिटी एनहांसमेंट में भी लगे थे और क्वांटिटेटिव एनहांसमेंट में भी लगे थे। अब यहाँ पे इससे इससे बढ़िया कोई फाइन एग्जाम्पल नहीं हो पाएगा कि जर्मनी अगर एक बैटल शिप बना रहा है तो उसको देख के इंग्लैंड 2 बना रहा है।
सच अ रेस फॉर आर्मामेंट्स कुड एंड ओनली इन अ वॉर। और ये जो रेस लगी थी आर्मामेंट्स की, तो बेटा वॉर तो इनएविटेबल था ही, कोई उसे रोक सकता ही नहीं था। देन थर्ड वन, डिविजन ऑफ यूरोप इनटू टू आर्म्ड कैंप्स। देखो अब पूरा के पूरा यूरोप दो आर्म्ड कैंप्स में डिवाइडेड हो जाएगा। मतलब ये लोग आपस में सीक्रेट पैक्ट को साइन करेंगे, सीक्रेट ट्रीटीज को बना लेंगे। अच्छा देखो, जब तक वर्ल्ड वॉर 1 नहीं हुआ था ना, हमें पता भी नहीं था कि ऐसे कोई सीक्रेट अलायंस साइन कर रखे हैं फ्रांस ने इंग्लैंड के साथ, ऑस्ट्रिया हंगरी ने जर्मनी के साथ, ऐसा हमें कुछ भी पता नहीं था। समझ में आ रही है? तो जो थर्ड कॉज है वर्ल्ड वॉर 1 का, वो ये है कि पूरा के पूरा यूरोप डिवाइडेड था दो आर्म्ड कैंप्स में। अब हम पढ़ेंगे वो दो आर्म्ड कैंप्स कौन कौन से थे। पहला आर्म्ड कैंप था ट्रिपल अलायंस और दूसरा था ट्रिपल एंटॉन्टे। ठीक है, दो आर्म्ड कैंप्स जो वर्ल्ड वॉर 1 का मेजर रीजन बनेंगे, वो पहला है ट्रिपल अलायंस और दूसरा है ट्रिपल एंटॉन्टे। 1879 में जर्मनी और जो ऑस्ट्रिया हंगरी है वो एक ट्रीटी साइन करते हैं कि भाई अगर कोई एनिमी अटैक करेगा तो हम एक दूसरे को हेल्प करेंगे। अगर जर्मनी पे अटैक होगा तो ऑस्ट्रिया उसकी हेल्प के लिए आ जाएगा, ऑस्ट्रिया हंगरी के ऊपर कोई अटैक होगा तो जर्मनी उसकी हेल्प के लिए चला जाएगा। तो ये ट्रीटी कब साइन हुई? 1879 में। 3 years लेटर इटली ज्वाइन द पैक्ट। 3 साल बाद इटली ने भी जर्मनी के इस पैक्ट को ज्वाइन कर लिया, तो अभी 3 लोग हो गए। ठीक है, तभी नाम आया ट्रिपल। क्लियर है बात? 1879 में जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने इसे साइन किया, बाद में 3 साल बाद कौन भी आ गया? इटली भी आ गया इस पैक्ट के अंदर। और फिर इसीलिए इसे क्या कहा गया? ट्रिपल अलायंस। पहले ये दो थे तो डबल अलायंस होता, बाद में इटली आ गया तो ये क्या हो गया? ट्रिपल अलायंस हो गया। और इसके अपोज में, ट्रिपल अलायंस के अपोज में ट्रिपल एंटॉन्टे आया जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया था। ये कब साइन हुआ? 1907 में। 1907 में साइन हुआ ट्रिपल एंटॉन्टे ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया के बीच में। ट्रिपल अलायंस में कौन कौन था बेटा? इटली, जर्मनी एंड ऑस्ट्रो हंगेरिया। क्लियर है? ऑस्ट्रो हंगेरिया ही था ना। और बेटा ये जो एंटॉन्टे वर्ड है, इसका मीनिंग होता है अलायंस एंड अलायंस। ये जो एंटॉन्टे वर्ड है ये फ्रेंच से लिया गया है। ठीक है, फ्रेंच भाषा का शब्द है, लिया नहीं गया है, फ्रेंच भाषा का ही शब्द है। समझ में आ गया मैंने क्या बोला बेटा? कि ये डिराइव हुआ है फ्रेंच से, नहीं है फ्रेंच लैंग्वेज का एक वर्ड है एंटॉन्टे, जिसका मीनिंग होता है एन अलायंस। क्लियर है? दो अलायंसेस, एक का नाम अलायंस ही था, दूसरे का नाम था एंटॉन्टे। अब ये तैयार तो हो गए हैं। मतलब पूरा यूरोप डिवाइड हो गया है दो मेजर कैंप्स में। एक साइड में इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया है, दूसरे साइड में जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरिया और इटली है, साथ ही साथ टर्की भी है, मतलब ऑटोमन एम्पायर। और बेटा इन्हीं दो मेजर अलायंस के कंट्रीज का एक दूसरे के ऊपर शक करना, इनकी राइवलरी, इनकी एक दूसरे से जलन वर्ल्ड वॉर 1 का कारण बनेगी। द सस्पिशंस, द राइवलरी एंड एनमिटी जो इन दोनों कैंप्स में थी, वो पहला मेजर स्टेप बनेगी वर्ल्ड वॉर 1 का। देन फोर्थ वन इज इंपेरियलिज्म। क्या मीनिंग होता है इंपेरियलिज्म का? साम्राज्यवाद। अब नेशनलिज्म की फीलिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई, इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब इनको लगने लगा है कि हमारी कंट्री के एरिया को एक्सपांड करना चाहिए, एम्पायर बिल्डिंग करनी चाहिए, नए नए एरियाज को कंट्रोल करना चाहिए। तो अब रेस लगेगी बेटा कॉलोनीज के लिए। जैसे हमें लगता है कि सिर्फ इंग्लैंड ही इस रेस में रहा और कोई कंट्री नहीं रही, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा इंग्लैंड था वैसे जर्मनी था, वैसे इटली था, वैसे ही फ्रांस था। जैसे इंग्लैंड का कंट्रोल हमारे ऊपर, अमेरिका के ऊपर और साउथ अफ्रीका के ऊपर था, वैसे ही फ्रेंच का कंट्रोल वियतनाम पे था और बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज के ऊपर था। ऐसे इटली का कंट्रोल था। मतलब हर एक कंट्री यूरोप की दूसरी कंट्रीज को कंट्रोल करने में लगी हुई थी, रेस लगी हुई थी यूरोप की कंट्रीज के बीच में कि कौन कितनी कॉलोनीज बना सकता है। देयर वॉज अ मैड पागलों वाला स्ट्रगल चल रहा था यूरोपियन नेशंस के बीच में कि नई टेरिटरीज को अक्वायर करना है। कहाँ पर? अफ्रीका में भी और एशिया में भी। ये कब चल रही थी ये कंपटीशन, ये होड़? 19th सेंचुरी में।
ग्रेट ब्रिटेन ने एस्टेब्लिश कर रखी थी अपनी कॉलोनीज को, अफ्रीका ने, उसके बाद फ्रांस ने, फिर स्पेन ने, फिर पोर्चुगल ने, फिर बेल्जियम ने। भाई कोई पीछे नहीं है। देखो बेल्जियम इतनी सी कंट्री, सबको कॉलोनी बनाना था, तो पहले ग्रेट ब्रिटेन ने बनाई अफ्रीका में कॉलोनीज, फिर फ्रांस ने बना ली, फिर स्पेन ने बनाई, फिर पोर्चुगल ने बनाई, फिर बेल्जियम ने बना ली। ब्रिटेन और फ्रांस इन दोनों ने मिलकर मैक्सिमम एरिया को ऑक्यूपाई किया, किसके, अफ्रीका के। ब्रिटेन एंड फ्रांस हैड ऑक्यूपाइड मोस्ट ऑफ द रीजन ऑफ अफ्रीका। ये जो कॉलोनीज थी इन्हें क्यों बनाने की जरूरत पड़ रही थी, क्योंकि कॉलोनी देती थी रॉ मटेरियल। बेटा इस टाइम तक इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका था, बहुत सारी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज बनने लग गई थी, है ना। तो उनको चाहिए था रॉ मटेरियल, तो वो रॉ मटेरियल की जो कमी थी वो पूरी कौन करती है, ये कॉलोनीज। आज भी आप अफ्रीका को देखो तो वहाँ रॉ मटेरियल की कोई कमी नहीं है, इसलिए इन्होंने कॉलोनीज बनाने के लिए सबसे पहले किसको चुना, अफ्रीका को, कि वहाँ से क्या आता रहेगा, रॉ मटेरियल आता रहेगा। चलो जब हम उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देंगे फिनिश गुड में, तो फिनिश गुड के लिए मार्केट भी यही कॉलोनीज में मिल जाएगा। जैसे इंडिया से इंग्लैंड कॉटन ले जाता है, तो कॉटन उसके लिए काय का काम करता है, रॉ मटेरियल का। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन से जब क्लोथ्स बन जाते तो उनको भी सेल वो कहाँ पर ही करता था, इंडिया में। तो दोनों चीजें एक ही जगह से मिल रही हैं, तो उसको कंट्रोल करना तो बनता ही है भाई। रॉ मटेरियल मिल रहा है, फिनिश प्रोडक्ट के लिए मार्केट भी मिल रहा है। तो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज थी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंट्रोल करने लगी किसके ऊपर, वीकर नेशंस के ऊपर। और ये भी एक कॉज बनेगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंट्रोल करने लगी किसके ऊपर, वीकर नेशंस के ऊपर। और ये भी एक कारण रहेगा किसका, वर्ल्ड वॉर वन का। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, बहुत ज़्यादा ध्यान देना, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ध्यान देना। देखो जब जर्मनी इस रेस में आया, कॉलोनी बनाने वाली रेस में आया, बेचारा थोड़ा सा पीछे रह गया था पर आ गया। तो जर्मनी को काउंटर करने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस दोनों बड़े चतुरे हैं ये लोग, लोमड़ी की तरह। इन लोगों ने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया, एक सीक्रेट एग्रीमेंट विच वाज नॉट नोन टिल वर्ल्ड वॉर वन एंडेड। जब तक वर्ल्ड वॉर वन एंड नहीं हुआ ना तब तक किसी को पता भी नहीं चल रहा था कि ऐसा था। अच्छा, ही हेल्प्ड हिम, ओके इसलिए हेल्प किया, ये इसने इसको हेल्प किया, ओके इसलिए किया, बिकॉज दे हैव सीक्रेट ट्रीटीज। तो ब्रिटेन और जो फ्रांस थे उन्होंने सीक्रेट एग्रीमेंट साइन किया था 1904 में। और इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ब्रिटेन ने कहा कि मेरा पॉलिटिकल कंट्रोल इजिप्ट के ऊपर हो जाएगा, और फ्रांस ने क्या ले लिया, मोरक्को। ठीक है, फ्रेंच के पास चला गया मोरक्को और इंग्लिश के पास आ गया इजिप्ट। पर जो जर्मन एम्परर थे वो ये प्रोक्लेम कर रहे थे कि मोरक्को तो भाई हमारा है। भाई जर्मन एम्परर का कहना ये था कि भाई मोरक्को फ्री रहेगा, ठीक है, मोरक्को पे जितना राइट हमारा रहेगा उतना ही किसी और कंट्री का भी रहेगा। क्योंकि जब हम वर्ल्ड ट्रेड की बात करें तो हर कंट्री का राइट है कि वो हर किसी कंट्री के साथ ट्रेड कर पाए। तो प्रोक्लेम करने का मतलब होता है घोषणा करना। तो जर्मन एम्परर या जर्मन सम्राट ने घोषणा की कि मोरक्को की स्वतंत्रता को वो बरकरार रखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि उस पर सिर्फ फ्रेंच कंट्रोल होगा, फ्रेंच ही उसके साथ ट्रेड कर पाएगा, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। फ्रेंच एम्परर ने कहा कि जितने भी नेशंस हैं उनकी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके पास कि वो ट्रेड करें विद दैट कंट्री। जैसे मोरक्को है तो मोरक्को के साथ सब ट्रेड कर सकते हैं, फ्रांस अकेला क्यों करेगा, ऐसा तो नहीं है। जर्मन सम्राट ने क्या कहा कि ऑल द नेशंस वुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ट्रेड की। जर्मनी ट्राइड टू फोर्स हर ओपिनियन ऑन द फ्रांस। अब जर्मनी ने ये घोषणा कर दी, ये ओपिनियन को फ्रांस के ऊपर फोर्स भी किया कि भाई आपको ये बात माननी पड़ेगी, बाय सेंडिंग अ गन बोट। क्या भेजी वहाँ पर, एक गन बोट जिसका नाम था पैंथर। ठीक है, पैंथर नाम की एक गन बोट फ्रांस को भेजी, क्या समझाने के लिए कि भैया मोरक्को में हम भी ट्रेड करेंगे। बेटा ये सब देखकर सबको ये लग रहा था कि अब ये दोनों कंट्री लड़ेंगे, फ्रांस और जर्मनी लड़े लड़े लड़े, अब तो लड़ाई चालू हो जाएगी, अब तो ये लड़ेंगे ही लड़ेंगे। ठीक है, श्योर इनके बीच में फाइट होगी ही होगी। द वॉर बिटवीन दीज नेशन सीम्ड एमिनेंट, मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई अब कोई नहीं होगा जो इनके बीच में इस वॉर को रोक पाएगा, वॉर तो होगा ही होगा। बट इट वॉज एवर्टेड, पर
इसे रोक दिया गया, टाल दिया गया। क्या कर दिया गया? एवर्ट कर दिया गया, टाल दिया गया। और ये टालने का काम किसकी वजह से हुआ? युद्ध तो हो जाता बेटा, सच में होता, पर वो युद्ध टल गया, वो वॉर नहीं हुआ। वो किसकी वजह से नहीं हुआ? अमेरिकन मीडिएशन की वजह से नहीं हुआ। अमेरिका ने मध्यस्थता की, बीच बचाव किया और दोनों को युद्ध से बचा लिया। अब हम पढ़ेंगे हमारे फिफ्थ कॉज को। फिफ्थ कॉज को हम डिस्कस करें उसके पहले मुझे बताओ बेटा, आप लोग लास्ट 3 ईयर से देख रहे हैं रशिया वर्सेस यूक्रेन। रशिया यूक्रेन लड़ रहा है, इसराइल लड़ रहा है किससे? पैलेस्तीन से। फिर हमास, हिजबुल्ला, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर आ जाती हैं। फिर अभी हम लोग देख रहे थे आज से 2 ढाई 3 साल पहले आर्मेनिया और अजरबैजान लड़ रहे थे। ठीक है, तो कंट्रीज आपस में हमेशा ही लड़ती रही हैं। ठीक है, आज यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है, फिर भी क्या वो रशिया और यूक्रेन की वॉर को रोक पाया? बिल्कुल नहीं। इसराइल पैलेस्तीन वॉर को रोक पाया? बिल्कुल नहीं। आर्मेनिया अजरबैजान को रोक पाया था? बिल्कुल नहीं, है ना। तो वॉर तो पहले भी होते रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, पर ठीक है, फिफ्थ कॉज ऐसा है जिससे मैं तो कनेक्ट नहीं करती भाई, अगर होता भी तो भी कुछ नहीं होता। ठीक है, तो फिफ्थ कॉज क्या बोल रहा है? नो इफेक्टिव इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ पीस। पीस को प्रिजर्व करने के लिए कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। मैं क्यों कनेक्ट नहीं कर रही हूँ इस पॉइंट से? आपको समझ में आ रहा है कि आज जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, फिर भी क्या वॉर रुक पा रहे हैं? नहीं रुक पा रहे हैं, लड़ ही रहे हैं लोग। बस ये है कि जहाँ वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 में इतने सारे लोगों की डेथ हुई, अभी यहाँ पार्ट पार्ट में हो रही है। कभी रशिया में लोग मर रहे हैं, कभी यूक्रेन में मर रहे हैं, कभी आर्मेनिया में, कभी अजरबैजान में, तो कभी इसराइल में, तो कभी पैलेस्तीन में। हो ही रहा है ना, कुछ ना कुछ कंटिन्यू। पर चलो ठीक है, ये पॉइंट ये बोल रहा है कि उस टाइम में कोई इफेक्टिव मशीनरी नहीं थी जो लॉ को एस्टेब्लिश कर सके, अमंग नेशंस बता सके कंट्री को क्या करना है क्या नहीं करना है। 2 अटेम्प्ट पहले किए गए, ठीक है, 2 attempts वर मेड टू अराइव एट एन एग्रीमेंट। 2 अटेम्प्ट किए गए जिससे कि एग्रीमेंट पे आ जाएं कि भाई ये जो आर्मामेंट्स हैं इस पर थोड़ी लिमिट लगानी चाहिए, हम जितने आर्म्स बनाते जा रहे हैं इनके नंबर को कम करना चाहिए, या अब आर्म्स बनाना बंद कर देना चाहिए। ऐसे एग्रीमेंट के लिए 2 बार अटेम्प्ट किए गए। पहला किया गया हेग में, हेग नेदरलैंड्स में है। ठीक है, पहला ऐसा ट्रायल कहाँ पर, ऐसी कोशिश कहाँ पर की गई? हेग में। हेग में कॉन्फ्रेंस हुई 1899 को। ठीक है, किसके इनविटेशन पे हुई थी बेटा? ये जार निकोलस टू। जार निकोलस कहाँ के थे? रशिया के थे। इन्होंने सबको बुलाया और समझाने की कोशिश की कि भाई ये जो आर्म्स हम बना रहे हैं, ऐसा ना हो किसी ने हमारी परेशानी के लिए का सबब बन जाए, हमें ही परेशान करने लगे, तो आओ बैठ के बात करते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रपोजल रखा गया कॉन्फ्रेंस में कि जितने भी नेशंस हैं उन्हें डिसाइड करना चाहिए कि वो अपनी आर्मीज़ को ना बढ़ाएं। लगभग आने वाले 5 सालों में तो कुछ भी चेंज ना हो, ना कोई नया वेपन बने, ना आर्मी बढ़ाई जाए। अच्छा, प्रपोजल अच्छा था, सबके इंटेंशंस अच्छे थे, पर कुछ भी यहाँ पर हुआ नहीं, क्योंकि जर्मनी ने मना कर दिया कि भाई मैं इस प्रपोजल से एग्री नहीं करता हूँ, मैं तो इसको साइन वाइन नहीं करूँगा। सेकेंड कॉन्फ्रेंस होती है फिर वापस से हेग में। अब ये कब हो रही है? 1907 में, पर ये भी फेल हो जाती है, कोई डिजायर्ड रिजल्ट इससे भी नहीं मिलता। फिर हम पढ़ेंगे साराजेवो क्राइसिस। साराजेवो क्राइसिस जो इमीडिएट कॉज होगी वर्ल्ड वॉर 1 का। अभी इमीडिएट कॉज है तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आता है, राइट डाउन द इमीडिएट कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। बाकी के 5 तो आप ऊपर नीचे लिख सकते हो, पर ये एज इट इज जाएगा क्योंकि ये एक स्टोरी है। ठीक है, जो इमीडिएट कॉज है वर्ल्ड वॉर 1 का वो है साराजेवो क्राइसिस। जो लोग थे बॉस्निया के, जिसे एनेक्स कर लिया था किसने? ऑस्ट्रिया ने। जो लोग थे बॉस्निया के, और बॉस्निया को अब एनेक्स किसने कर लिया है? ऑस्ट्रिया ने। कब किया है? 1908 में। वो लोग कौन थे बेटा? सर्बियंस थे बाय एंसेस्ट्री। सर्ब्स हुआ करते थे। कौन थे? सर्ब्स। ये एथनिसिटी रशिया में भी देखने को मिलती है। सर्ब्स लोग कहाँ पर भी हैं? रशिया में भी हैं। तो जो लोग थे बॉस्निया के जिनको ऑस्ट्रिया ने एनेक्स कर लिया था 1908 में, वो कौन थे? सर्ब्स थे या सर्बियंस थे बाय एंसेस्ट्री, है ना। इनके एंसेस्टर सर्बियंस थे, सर्ब्स थे, तो ये लोग भी सर्ब्स हैं, सर्बियंस हैं। पर अब बॉस्निया
जिसमें मेजॉरिटी में लोग सर्बियंस थे, उन्हें कंट्रोल कर लिया ऑस्ट्रिया ने। कब? 1908 में। दे वांटेड अ यूनियन विद अदर स्लाविक स्टेट्स, और इनका मानना था कि हमें आप क्या कर दें, उन स्टेट्स के साथ यूनिफाई कर दें, उन स्टेट्स के साथ हमारी यूनियन करा दें जो दूसरे स्लाविक स्टेट्स हैं। दे फॉट अगेंस्ट द ऑस्ट्रो हंगेरियन गवर्नमेंट, और इन्होंने, जो बॉस्निया के लोग थे, इन्होंने लड़ाई करना चालू कर दिया, एक युद्ध छेड़ दिया। किसके अगेंस्ट में? ऑस्ट्रो हंगेरियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। क्या बात समझ में आ रही है? ऑस्ट्रिया ने एनेक्स किया बॉस्निया को 1908 में। यहाँ के लोग सर्बियंस थे जो चाहते थे कि स्लाविक स्टेट्स के साथ हम यूनिफाई हों, हम बॉस्निया के साथ नहीं रहे, और इसीलिए इन्होंने ऑस्ट्रो हंगेरियन गवर्नमेंट के ऊपर अटैक करना, उनसे लड़ाई करना चालू कर दिया। अटैक तो नहीं किया, उनसे लड़ाई की। 28 जून 1914 को क्या हुआ? आर्च ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, जो कि क्राउन प्रिंस थे ऑस्ट्रिया के, मतलब आने वाले टाइम में ऑस्ट्रिया को यही लीड करते, ऑस्ट्रिया के एम्परर यही बनते। अभी कौन थे? प्रिंस थे, क्राउन प्रिंस थे आर्च ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, और इनकी वाइफ जिनका नाम था सोफिया, उन्हें असैसिनेट कर दिया गया। कहाँ पर? साराजेवो में, जो कि बॉस्निया का कैपिटल है। बॉस्निया के कैपिटल साराजेवो में असैसिनेशन हुआ। असैसिनेशन का मतलब क्या होता है? जब भी किसी ऐसे व्यक्ति का मर्डर हो जो किसी ना किसी पॉलिटिकल पोजीशन को होल्ड करता है, उसे हम कहते हैं असैसिनेशन। तो असैसिनेशन होता है किसका बेटा? असैसिनेशन होता है आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, जो कि क्राउन प्रिंस थे ऑस्ट्रिया के, उनको मार दिया जाता है। कहाँ पर? बॉस्निया की कैपिटल सिटी साराजेवो में। द असैसिन, जो असैसिन था जिसने मारा था, उसका नाम है गैव्रीलो प्रिंसिप। वो सिर्फ 19 साल का लड़का था। कहाँ का था? बॉस्निया का था। ये पहला स्टूडेंट रिवोल्यूशनरी था जिसने यूरोप की हिस्ट्री को चेंज करके रख दिया, और आपकी हिस्ट्री बुक को भी चेंज करके रख दिया। नहीं तो आपकी बुक में क्या वर्ल्ड वॉर 1 का नंबर नाम का कोई चैप्टर होता? बिल्कुल नहीं होता। वर्ल्ड वॉर 1 जैसी कोई चीज़ आपकी बुक में नहीं होती अगर गैव्रीलो प्रिंसिप ना होते। तो गैव्रीलो प्रिंसिप को एक सलाम कि भाई, उसे 19 साल का था। किसको असैसिनेट किया उसने? क्राउन प्रिंस फ्रांसिस फर्डिनेंड को। और वर्ल्ड वॉर 1 लगभग शुरू करने का श्रेय इन्हें ही जाता है। ठीक है, किसको? 19 साल के लड़के गैव्रीलो प्रिंसिप। ठीक है, इन्होंने यूरोप की हिस्ट्री के कोर्स को तो बदला ही बदला, तुम्हारे कोर्स को भी बदल ही दिया है। प्रिंसिप was an Austrian subject. The assassination had been planned in Serbia. देखो, जो प्रिंसिप थे वो तो ऑस्ट्रिया के ही रहने वाले थे, ऑस्ट्रियन सब्जेक्ट ही थे, पर ये असैसिनेशन सर्बिया में प्लान किया गया, और इसको प्लान किया एक सीक्रेट सोसाइटी ने, जो कि पेट्रियाटिक, मतलब देशभक्तों की ही थी। पेट्रियाटिक टेररिस्ट थे इसमें, सारे देशभक्त टेररिस्ट थे। अब देखो कितनी, क्या मतलब बोलना चाह रहे हैं? सीक्रेट सोसाइटी ऑफ पेट्रियाटिक टेररिस्ट। पेट्रियाटिक मतलब देशभक्त, टेररिस्ट मतलब क्या होता है? टेररिस्ट मतलब आतंकवादी, है ना? तो राष्ट्रवादी, आतंकवादी, सोचो कैसी टर्म ये इजाद की गई है। या तो पैट्रियाटिक ही बोल देते या तो टेररिस्ट ही बोल देते, पर छोड़ो, आपको भी यही लिखना है कि सर्बिया के एक पैट्रियाटिक टेररिस्ट सीक्रेट सोसाइटी जिसका नाम था ब्लैक हैंड, उससे एसोसिएट करता था, उससे मिला हुआ था कौन? गैव्रीलो प्रिंस। और ये ब्लैक हैंड क्या चाहती थी? ये चाहती थी कि यूनियन हो जाए साउथ स्लेव का, ऑल साउथ स्लाव्स का, किसके साथ? सर्बिया के साथ। दे वॉन्टेड टू अचीव द यूनियन ऑफ ऑल साउथ स्लेव, जितने साउथ स्लेव्स थे सब किसके साथ जाके मिल जाए? सर्बिया के साथ जाके मिल जाए। अब यहाँ पे सर्बिया को ब्लेम किया गया, किसके? असैसिनेशन के लिए, आर्च ड्यूक के असैसिनेशन के लिए। ऑस्ट्रिया ने प्रिज्यूम किया कि जो प्रिंसिप हैं और जो उसके फेलो कॉन्स्पिरेटर्स हैं, जिन्होंने, कॉन्स्पिरेटर्स का मतलब षड्यंत्रकारी, ये जो कॉन्स्पिरेंसी हुई है जिसमें प्रिंसिप हैं और भी दूसरे लोग हैं, इन्हें गन्स, बॉम्ब्स सब किसने दिया है? सर्बियन ऑफिशियल्स ने दिया है। ऐसा किसको लगा? ऑस्ट्रिया को लगा। ठीक है, ऑस्ट्रिया सेंट अ स्टिफ अल्टीमेटम टू सर्बिया, और यहाँ से
क्योंकि ये सर्ब्स की बात थी, स्लाव्स की बात थी, सर्बिया में एसोसिएशन की बात थी, तो ऑस्ट्रिया के दिमाग में कहीं न कहीं ये था कि ये सब कुछ कॉन्स्पिरेसी प्लान किसने किया है, सर्बिया ने की है और अब सर्बिया से उन्हें बदला लेना था, तो उन्होंने एक अल्टीमेटम भेजा सर्बिया को कि भाई आप अरेस्ट कर लो सारे क्रिमिनल्स को और हमें हैंड ओवर कर दो, ठीक है? ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट को आप हैंड ओवर करो, किसको? सारे क्रिमिनल्स को पकड़कर। She shot a ban on all anti-Austrian publications and anti-Austrian meetings. अब यहाँ पे बैन लगा दिया गया सारे ऑस्ट्रियन पब्लिकेशन पे, एंटी ऑस्ट्रियन पब्लिकेशन पे ऐसी कोई बात नहीं पब्लिश होगी जो एंटी ऑस्ट्रियन हो। एंटी ऑस्ट्रियन मीटिंग के ऊपर बैन लगा दिया गया। दे वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू टेक स्टेप्स टू सप्रेस द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, और ये भी कहा गया कि जितनी भी एंटी ऑस्ट्रियन पब्लिकेशन है उनको हटाओ, एंटी ऑस्ट्रियन मीटिंग्स को ख़त्म करो, सारे रिवोल्यूशनरी मूवमेंट को सप्रेस करो, जितना भी कुछ तुम्हारी कंट्री में ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट के खिलाफ हो रहा है उस सबको बंद करो, चुन चुन के लोगों को पकड़ो और हमें दे दो। ऐसा अल्टीमेटम किसने दिया? ऑस्ट्रिया ने दिया। किसको दिया? सर्बिया को दिया। जो सर्बियन गवर्नमेंट थी उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि भाई ये सारी के सारी डिमांड्स तो हम नहीं मानेंगे, ठीक है, हम बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, ये लोग कुछ गलत नहीं बोल रहे, ये स्लाविक एथनिसिटी के लोग हैं, सर्ब्स हैं, हमारे साथ मिला दो भाई, तुम इतना कर ही क्यों रहे हो? तो जो सर्बियन गवर्नमेंट थी उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि भाई कुछ डिमांड्स को हम नहीं मानेंगे इस अल्टीमेटम की, ऑन द ग्राउंड दैट दे इन्वॉल्व्ड वायलेशन ऑफ सोवरेनिटी। हम आपकी बात क्यों माने? हम भी एक सोवरेन कंट्री हैं, है ना? हमारी सोवरेनिटी का तो ये लॉस होगा अगर हम आपकी सारी बातें मान लेंगे तो। सोवरेनिटी इट्स पावर टू गवर्न इटसेल्फ, हमारे पास इनफ पावर है कि हम अपने आप को गवर्न कर सकें, हमें पता है हमें क्या करना क्या नहीं करना। यू आर नॉट एलिजिबल टू से डू दिस डू दैट, हम सारी चीज़ें नहीं करेंगे। हाँ, आपके क्राउन प्रिंस के ऊपर हमला हुआ है तो हम आपकी एक दो डिमांड ज़रूर मान लेंगे जो मानने वाली हैं, जो जायज़ हैं, पर हम सारी डिमांड्स तो नहीं मानेंगे। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन। अगर आप लोग वीडियो पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे तभी इसका पार्ट 2 हम बनाएंगे, ठीक है? तो डू राइट इन कमेंट सेक्शन क्या है वीडियो में, क्या नहीं है, क्या अच्छा लगा नहीं लगा, कोई चेंज करना है तो आप बिल्कुल फ्री हैं, जो आपको लिखना है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, पर कमेंट में जो रिस्पॉन्स मिलेगा उसके अकॉर्डिंग ही पार्ट 2 बनेगा, ठीक है?